जम्मू कश्मीर में तीनों फेजेस का इलेक्शन जो है वो खत्म हो चुका है और अब 8 तारीख को काउंटिंग होनी है। जैसे जैसे 8 तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे जो पॉलिटिकल गेमा गेमी है वो एक तरह से शुरू हो रही है और इसमें बीजेपी जो है वो लीड ले रही है। जी हाँ, बीजेपी ने गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तैयारियां जो है वो शुरू की है और बीजेपी को इस बात का यकीन है कि वो जम्मू कश्मीर में जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी और उसको ये पता है इस बात का कि उसके लिए उसको ऑन इट्स ओन नंबर नहीं आएगा, इसलिए उसको जो बाकी नंबर है इधर उधर से जो है वो जमा करना है। जैसे कि मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 5 एमएलए जो है वो नॉमिनेट करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। बीजेपी को जो है वहां पर भी एज है और जाहिर से तौर से बात है कि वो 5 नॉमिनेटेड जो होंगे वो बीजेपी के ही नुमाइंदे होंगे। एक तरह से हम बताएंगे कि वो डायरेक्ट बीजेपी की एंट्री जो है वो 5 उन सीटों के जरिए जो है जम्मू कश्मीर के असेंबली में होगी। मैं बता दूं कि बीजेपी ने जो है वो अपने टॉप लीडर्स को जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से जो जीत सकते हैं, यानी कि इंटरनल सर्वे के मुताबिक जो बीजेपी को डिटेल्स आई है, एक तो उनके पास ये डिटेल्स मौजूद है कि कौन कौन जो है वो सीटें वो जीत रहे हैं और दूसरी उनके पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो पोटेंशियल है वो जो जीत सकते हैं उनसे जो है वो राब्ता एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और उसके लिए डिफरेंट तरीके के जो टैक्टिक्स है वो अपनाए जाएंगे। उनको किस तरह की लालचें दी जाएंगी, उनको किस तरह के जो है वो सामने रखी जाएंगी चीजें कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या क्या करेंगे, किसको मिनिस्टर बनाने के प्रॉमिस किए जाएंगे और क्या क्या होगा वो अभी जो है वो देखना बाकी है। लेकिन मैं बता दूं कि जिस तरह से हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं कि बीजेपी ने जो है वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के चैनल्स जो है वो खोले हुए हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, खास तौर पर जो जम्मू डिवीजन के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है उन पर के लिए जो है वो काम शुरू कर दिया है। और इसके अलावा जो राम माधव जो राम माधव वही शख्सियत है जिन्होंने पीडीपी और बीजेपी का एजेंडा ऑफ अलायंस जो है वो ड्राफ्ट किया था, उसके वो की हिस्सा थे। ये वही एजेंडा ऑफ अलायंस था जिसमें पीडीपी ने यहां से 370 और 35A ना हटाने की जो है वो बात की थी और लेकिन ना आज 35A है और ना ही आज 370 है। बीजेपी को जो एक पॉलिटिकल एजेंडा जो जम्मू कश्मीर में हासिल करना था, जो उनका मैनिफेस्टो भी था कि 370 और 35A को जो है वो हटाना है, वो जो है वो बीजेपी ने 2019 में जो है वो पूरा किया है। और अब राम माधव जो है वो कश्मीर के जो इंडिपेंडेंट पॉसिबल कैंडिडेट्स है उनके साथ जो है वो डायलॉग्स के चैनल जो है वो खोले हैं और जम्मू में भी जो है ये चैनल्स जो है वो खुले हुए हैं। और मैं बता दूं कि इसमें हमारे पास जो डिटेल्स आ रही है कि बीजेपी को इस बात का अंदेशा है कि यहाँ पर एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट जो है आएगा, यानी कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट ये होता है कि किसी को भी जो है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना आए, यानी कि जो यहाँ पर 46 का आंकड़ा जरूरत है वो जो है वो किसी के पास नहीं आएगा। अलबत्ता अगर हम इसमें 5 नॉमिनेटेड भी करेंगे ऐड, यहाँ पर जो 90 सीटें हैं फिर वो 95 बनती है। इसका मतलब है फिर 48 सीटें जो है वो यहाँ पर जरूरत होंगी, 49 सीट जरूरत होगी जो यहाँ पर जो एक बनानी है यहाँ पर गवर्नमेंट, क्योंकि जो मेजॉरिटी मार्क्स जो है वो एक सीट जो है वो ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम 95 का जो है वो 50 करें वो 47 आता है 94, और यानी कि जिसको 48 सीट्स होंगी वही जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट बनाएगा। अगर हम 5 नॉमिनेटेड एमएलए की भी जो है वो बात करें, जिस तरह से दिल्ली में भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी जो है वो नॉमिनेट करते थे, उस पर भी काफ़ी बाद में आगे चलकर कोर्ट्स में वो इशू पहुंचा। लेकिन हम बात करते हैं कि जो बताया जा रहा है कि जो सबसे पहला जो टारगेट होगा बीजेपी का वो
छंब से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़ रहे हैं सतीश शर्मा। सतीश शर्मा जो है वो एक स्ट्रांग कैंडिडेट माने जा रहे हैं, जो रेबल है कांग्रेस के। उनका मुकाबला जो है वो कांग्रेस के ताराचंद के साथ था। ताराचंद साहब का डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पिछले दिनों बीजेपी छोड़कर आजाद पार्टी में गए थे, फिर और वापस आए थे, और फिर यहाँ पर सतीश शर्मा का जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस की टिकट का जो है वो पत्ता साफ किया। अब सतीश शर्मा जो है वो एक पोटेंशियल विनर के तौर पर जो है वो सामने आ रहे हैं, जबकि इसके अलावा मैं बता दूं कि ये हाफ डजन के करीब है, यानी कि ऐसे 6 के करीब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो जीत सकते। इसमें राजीव शर्मा जो रेबल कैंडिडेट, जो जिस तरह से मैंने बताया कि बीजेपी के वहां से राजीव शर्मा लड़ रहे हैं छाम से, और कांग्रेस के रेबल कैंडिडेट सतीश शर्मा है, जो मदन लाल शर्मा जी के जो बेटे हैं, जो एमपी रहे हैं 2 मरतबा। इसके अलावा उधमपुर ईस्ट असेंबली सेगमेंट से पवन खजूरिया जो है वो बीजेपी के जो है वो काफी करीब थे, लेकिन और पवन खजूरिया ने उस वक्त बीजेपी में काम किया है जब बीजेपी यहाँ पर जो है वो स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन पवन खजूरिया को पार्टी ने साइडलाइन किया, और पवन खजूरिया का लिस्ट में पहले नाम होने के बावजूद फिर वो लिस्ट जो है वो रिवाइव की गई और उससे उसका नाम काटा गया। वो भी जो है वो वहां से पोटेंशियल कैंडिडेट है जीत के लिए, और बीजेपी चाहती है कि पवन खजूरिया को किसी तरह से मनाया जाए। अब ये देखना होगा कि क्या पवन खजूरिया बीजेपी में वापस आते हैं कि नहीं, अगर वो जीतते हैं। इसके अलावा सूरज सिंह परिहार जो बीजेपी रेबल कैंडिडेट है रामबन से जो है वो लड़ रहे हैं, और पार्टी को वहां पर अब ये क्लियर हुआ है कि जो उनका अपना कैंडिडेट है वो वहां से जो है वो नहीं जीतेगा। जो पार्टी का राकेश ठाकुर कैंडिडेट था, ये सीट जो है वो वहां पर एनसी और इंडिपेंडेंट के बीच में मुकाबला है। अभी बातचीत जो है वो चल रही है। इसके अलावा इंदरवाल से भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब और प्यारेलाल शर्मा, जिनके बीच वहां काफी करीबी मुकाबला है। बीजेपी की नजर उन दोनों पर भी है। गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी जो है उन्होंने आजाद की डीएपीए पार्टी जो है वो छोड़ी थी और एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ने का जो है वो फैसला किया था। इसके अलावा माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जुगल किशोर शर्मा जो साहब का एमएलसी भी रहे हैं और फाउंडिंग मेंबर भी थे डीपीएपी के, उन्हों का जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के साथ वहां पर है। और ये बताया जा रहा है कि जो जुगल किशोर शर्मा जो है वो एक स्ट्रांग कैंडिडेट है। इसी तरह से जो मड़ और बन्नी के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो भी एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट जो है वो देखे जा रहे हैं, ताकि बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बना सके। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि न सिर्फ गवर्नमेंट बना सके बल्कि यहाँ पर जो है वो जो नंबर है उसके लिए वो भी जुड़ा सके, क्योंकि मैं बता दूं कि अगर बीजेपी जम्मू की 43 सीटें जो है वो जीतती है, फिर भी वो 5 सीटें जो है वो कम पड़ेगी। यानी कि बीजेपी को जो है वो जो वैली है, यानी कि कश्मीर वैली में जो इंडिपेंडेंट जीतेंगे, यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां की है, चाहे सजाद लोन की पार्टी हो, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, चाहे इंजीनियर रशीद की पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी हो, चाहे अल्ताफ बुखारी की पार्टी हो, बीजेपी को जो है वो उनमें से किसी न किसी का साथ जो है वो चाहिए, ताकि वो जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बना सके बिना पीडीपी और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के। क्योंकि पीडीपी के साथ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बीजेपी अगर गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करती है तो उनका जो नेशनल एजेंडा है इस बार वो अब हिट होगा, क्योंकि बीजेपी ने जो इलेक्शन लड़ा है वो पूरा का पूरा एंटी गांधी, एंटी नेहरू, एंटी मुफ्ती और एंटी अब्दुल्ला परिवार जो के अगेंस्ट जो है वो इलेक्शन लड़ा है। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के अगेंस्ट जो है और उनके खिलाफ तकरीरें करते हैं, उनको आतंकवाद का ब्लेम लगाते हुए जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ा है। पिछली बार भी हालांकि पीडीपी के खिलाफ जो है वो बीजेपी ने जो है वो इन्हीं चीजों पर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन बाद में राम माधव किंग मेकर निकले थे और पीडीपी और बीजेपी का अलायंस जो है यहाँ पर जो है वो बना था, जिसमें पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद फिर महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन इस बार
अब सिनेरियोज जो है वो डिफरेंट है, पीडीपी रिजिड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो खुद सरकार बनाने के मूड में है, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करती है तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी जो है वही हाल होगा जो पीडीपी का हुआ, जो पीडीपी ने गलती की। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो बीजेपी के लिए जो है वो इस बार जो है वो पार्टनर साबित नहीं हो सकते। कांग्रेस की तो बात ही नहीं है, कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं है। अनटिल एंड अनलेस जो कांग्रेस के लोग यहाँ पर जीतेंगे उनके में जो है वो ऑपरेशन लोटस किया जाए, या बीजेपी में जो है वो कोशिश करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन लोटस करने की और पीडीपी में ऑपरेशन लोटस करने की, उसके बाद ही जो है वो गवर्नमेंट बन सकती है। लेकिन एज इट इज बीजेपी जो है वो ना पीडीपी के साथ जाएगी, ना पीडीपी बीजेपी के साथ जाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ना बीजेपी के साथ जाएगी और ना बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएगी। अगर गेम होगी वो इंडिपेंडेंट को लेकर होगी, और जो कश्मीर बेस्ड जो छोटी छोटी पार्टीज है, जिस तरह से मैंने बोला अपनी पार्टी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी है, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस है, इस तरह के जो और उनके साथ मिलकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होंगे उनको जो है वो बीजेपी इस वक्त रुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और राम माधव जो है वो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुए हैं। हालांकि राम माधव जो है वो पिछली बार सीएम से तब हटे थे जब सत्यपाल मलिक साहब जो साहब गवर्नर यहाँ पर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने जो है वो एक बयान दिया था जिसमें राम माधव पर काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। अब ये देखना होगा कि क्या जम्मू कश्मीर में जो नया अलायंस स्टिच होगा और बीजेपी जो यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तैयारियां कर रही है, क्या सबसे पहले स्टेट वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अगर बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है तो जाहिर से तौर से बात है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनका मानना है कि यहाँ पर स्टेट रिस्टोर होगी। लेकिन अगर यहाँ पर अपोजिशन गवर्नमेंट बनाती है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी या बाकी लाइक माइंडेड पार्टीज मिलकर बनाती हैं, तो उसमें जो है वो स्टेट आने के फिर कम चांसेस है, और जो पावर है वो ज्यादातर गवर्नर के पास ही रहेगी। और जिस तरह से दिल्ली में टसल होती है चीफ मिनिस्टर और एलजी में, उसी तरह से फिर हमें भी यहाँ पर ये खेल देखने को मिलेगा, और ये फिर एक सियासी अखाड़ा बनेगा, क्योंकि जो पावर होगी आधी गवर्नर के पास है और आधी जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होगी। तो जाहिर सी तौर से बात है पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन होनी है। इस खबर पर हमारी आगे भी नजर बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।